शो में। फवाद हसन फवाद के असासों की तवील फहरिस्त, क्या दुबई में भी जायदादें? फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आमदन से जायद असासे शवाहिद कितने ठोस? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। फवाद हसन फवाद साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर यानी नवाज शरीफ साहब के कलीदी तरीन, और आप कहें जी इस वक्त द ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जिनके पास तमाम इख्तियारात थे, जिनके हाथ में तमाम प्राइम मिनिस्टर हाउस था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, फैसला करने की इख्तियारात के साथ साथ फैसला करते भी थे, उन इख्तियारात का इस्तेमाल भी करते थे, और इससे पहले इंप्लीमेंटेशन सेक्रेटरी सीएम पंजाब के रहे। अहम केसेस में इस वक्त उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। आपको इत्तला ये देते चले कि नैब लाहौर की तरफ से रेफरेंस हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है। अब हेडक्वार्टर से अप्रूवल के बाद तवक्को है क्योंकि कल भी आपको बताते चले 14 फरवरी को नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक इजलास है जिसके अंदर कुछ रेफरेंसेस की अप्रूवल होनी है। तवक्को है जी कल, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक तक ये रेफरेंस अदालत में आ चुका होगा। फवाद हसन फवाद साहब के खिलाफ रेफरेंस एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो आ चुका होगा। तो ये एक खबर है जो आपके सामने हम रखते चले। फवाद हसन फवाद के असासे हैं कितने, आज आपको तफसीलात वो जो डॉक्यूमेंट्स में है वो बताएंगे, और जो तहकीकात में अब तक मामलात सामने आए हैं वो भी बेनकाब करेंगे। पहले हम चलते हैं जो नैब की रिपोर्ट्स इंटरिम आती रही हैं, उनमें जो फिगर्स या उनमें जो असासाजात के बारे में डिटेल्स हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नैब की एक रिपोर्ट पेश हुई मौजूद अदालत में, और ये क्योंकि जेर समात मुकदमा है तो हम ऑब्जेक्टिवली आपको बताएंगे कि इस केस में नैब ने क्या क्या अब तक रिपोर्ट किया है। आगे केस में क्या होगा इस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन फवाद हसन फवाद का बज़ाते खुद बतौर उनके कैरियर में या उन्होंने जो किरदार अदा किया उसको बेनकाब शुरू करेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट फवाद हसन फवाद हैज acquired assets disproportionate to his known sources of income to the tune of 700 million rupees। यहां 70 करोड़ रुपए का जिक्र है। इसके अलावा एक हाई वैल्यूएबल एसेट है 15 स्टोरी कमर्शियल प्लाजा सदर कैंट रावलपिंडी में, जिसकी मालियत 5 अरब रुपए बताई जाती है। और मैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकायदा इस पर एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमें मजीद तफसीलात हासिल हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। जिन तफसीलात के मुताबिक फवाद की एक कंपनी जो कि फैमिली ओन्ड कंपनी उनकी आप कह सकते हैं, यानी उनका फैमिली बिजनेस है, उस कंपनी की सीईओ उनकी अहलिया रुबाब हसन है, और ये कंपनी ये स्प्रिंट सर्विसेज SSRL रावलपिंडी के नाम से है, और इसका कैश जो इस वक्त इसके पास है वो 28 करोड़ रुपए है, यानी 280 मिलियन रुपीस है। इसी तरह से अगर इस कंपनी के असासाजात की बात करें तो इसने 29 कश्मीर रोड के ऊपर 29 कश्मीर रोड प्लॉट नंबर है जी, जिसपे मालियत का प्लॉट लिया 68 करोड़ रुपीस का, यानी 680 मिलियन रुपीस का जो है इस वक्त है ये प्लॉट जो है कंपनी ले चुकी है। ये भी इस कंपनी की असासाजात की मालियत में आता है। जो मॉल है फवाद हसन फवाद का, उसकी पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं उस मॉल की, जिस मॉल के बारे में जो बताया जाता है कि इसकी मालियत 3.85 बिलियन है, तकरीबन 3.25 अरब रुपए इसकी मालियत है, जिसमें अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट जो है वो 1 अरब रुपए है। और तकरीबन जो बैंक ने जब कर्जा लिया था तो बैंक ने इसकी मालियत लगाई थी 2.85 बिलियन रुपीस, यानी तकरीबन 3.25 अरब रुपए इसकी मालियत लगाई गई थी। इस प्लॉट को जिस कंपनी ओन करती है उस कंपनी का नाम FYC है, जिसके अंदर फवाद हसन फवाद की अहलिया के 25% शेयर्स हैं, उनके भाई वकार हसन की जिनकी कोई नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है उनके 50% शेयर्स हैं, और उनकी भाभी के तकरीबन 25% शेयर्स हैं। इसी तरह से ये कंपनी जिसका मैंने बताया कि इसकी वैल्यूएशन जो आई थी वो 2.85 बिलियन रुपीस इस प्लाजा की आ चुकी है। उस प्लाजा की तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी हैं। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नायब मेरे साथ मौजूद हैं। राना अजीम साहब, मालूमात 700 बिलियन की थी एसेट्स की, ये कंपनी स्प्रिंट सर्विसेज फवाद की है। हमें पता चला है कि दुबई के अंदर अलग असासे हैं जो उनके शायद साहबजादे या और इस पर जो लोग हैं उनके भी मामलात हैं वहां पे, और नैब शायद वहां तक ही पहुंच रही है। कितने असासे जाते हैं, इनकी क्या तफसीलात आपके पास हैं राना अजीम साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तो आपने भी बहुत से इंकशाफात किए, बहुत सी तफसीलात सामने लेकर आए हैं। आज अदालत के अंदर भी जो चीज़ें पेश की गई उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया कि इनकी सिस्टर इन लॉ के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी कज़न के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी बेगम के नाम पे है, इनके बेटों के नाम पे है, बिरोने मुल्क इनकी जायदादें कितनी है। इवन यहाँ पर कियानी साहब के जो भाई हैं उनके 5 करोड़ रुपए जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए उनका लिखा गया, और इसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टी लिखी गई। देखिए, अभी तो स्पोर्ट एंड शिपिंग जो है उसमें इनकी कितनी मुदाखलत थी। 13 प्लाट इन्होंने किस तरीके से किसके नाम मुंतकिल करवाए, किस तरह ठेका लेकर दिया, जिसकी सजा आज कामरान माइकल भुगत रहे हैं। उस पर सेक्रेटरी जो लगा हुआ था पोर्ट एंड शिपिंग, उसका बयान जो है वो भी बड़ा एक अहम है, जो चंद दिनों में आप देखेंगे शायद रेफरेंस का हिस्सा बने या आने वाले दिनों में वो बयान सामने आ जाएगा। एक नहीं, इस एक से ज्यादा साजात है, और ऐसे साजात है सब दुबई के अंदर नहीं है। इन्होंने इटली के अंदर इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी जो है उसके बाद उसका जो इन्होंने एक वो खोला हुआ 3 स्टोर इनके जो है बिल्कुल सामने आ चुके हैं बर्तानिया के अंदर, जिनको इनका बेटा चला रहा है। इनका बेटा जो है मुझे बताए उसके पास सारी पेमेंट कहां से आती थी, उसका अपना जाती कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं था, उसने कारोबार इनसे शुरू किया। अगर एक अरबों रुपए का प्लाजा जो बनता है उसमें वो पैसे कहां से आते हैं, फिर इसके बेटे को जो पैसे जाते हैं वो कहां से जाते हैं, इनकी बेगम की कंपनी को पैसे जाते हैं कहां से जाते हैं, पाकिस्तान के बाहर जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो बेनामी, आज बकायदा अदालत में बेनामी अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया कि बहुत से बेनामी अकाउंट, एक या दो नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत से बेनामी अकाउंट जो है वो फुआद हसन फुआद के मिले हैं। उन बेनामी अकाउंट्स में वही पेमेंट जाती थी जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर, मुख्तलिफ वजारतों में, मुख्तलिफ जगहों पे ये काम लेते थे, प्रेशर डालते थे। चूंकि ये नंबर 2 थे इस पाकिस्तान के अंदर। अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम के बाद अगर किसी के पास कोई इख्तियार था तो वो फुआद हसन फुआद के पास था, और पंजाब में हज चीमा के पास था। तो इन्होंने मिलकर एक लॉबी बनाई। एक सेकंड मुझे दीजिएगा साहब, ये जो प्लॉट है जैसे स्प्रिंट सर्विसेज SSRL जिसके तकरीबन 680 मिलियन के इनकी प्रॉपर्टी एक प्लॉट है, 28 करोड़ रुपए कैश है इनके पास। ये प्लाजा जो हम दिखा रहे हैं 3.5 बिलियन रुपीस का, इसमें रुबाब हसन उनकी अहलिया का नाम आ रहा है, वकार हसन उनके भाई का नाम आ रहा है, भाभी का जिस तरह आपने जिक्र किया है, जो बेटे हैं उनके मामलात क्या है, ये आप तफसीलात बताएं, क्या माजरा उन बेटे के बारे में, क्या इस पर तफसीलात है? देखें, बेटों के जो जायदाद है, जो दुबई में जायदाद निकली है वो बेटों के नाम है। उसके बाद बेटों के एक करीबी दोस्त है जो उनके साथ बतौर पार्टनर भी काम करते हैं। इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी बना रखी थी जिसमें मुख्तलिफ लोग जो थे उनको रखा हुआ था। वो लोग कौन थे? वो लोग इनके जाती मुलाजिम, जाती रिश्तेदार थे, जिनका नाम सिर्फ कंपनी में बतौर डायरेक्टर रखा गया था, और उनसे साइन हर चीज पहले ले ली गई थी। ये प्रॉपर्टीज, ये कारोबार, ये बेनामी अकाउंट, सब कुछ उनके जरिए जो है वो काम किया जाता था। और इसलिए सारे जो है ये मिल चुके हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है अदारों के पास। और मुझे समझ नहीं आई कि आज दलाइल देने में इतनी सुस्ती क्यों की गई, दलाइल उस तरह क्यों नहीं पेश किए गए, उस तरह प्रोसिक्यूशन ने इस केस को पेश क्यों नहीं किया। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, अदालत में ये बयान आ गया है, मौजूद है, और सऊदीया दुबई से जो इन्होंने ली है लिस्ट उसके पास मौजूद है, बरतानिया से जो लिस्ट ली है उनके पास मौजूद है, इटली से जो लिस्ट ली गई है वहां में मौजूद है कि इनकी प्रॉपर्टियां यहां पे मौजूद हैं। इनके बेटे के नाम अगर प्रॉपर्टी है तो वो वालिद उस वक्त किस पोस्ट पे था। लेकिन नवाज शरीफ को जो सजा मिली है वो यही मिली है कि उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उसके बेटों ने प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने बेनामी जायदादें बनाई। तो ये भी तो उस वक्त उस पोस्ट पे था कि नंबर 2 था। तो इसके बेटों के पास जितने ठेके आते थे, जितना कुछ आता था, जितनी कंपनियों के पैसे आते थे, जितने नाजायज जराए से पैसे आते थे, तो वो इसी की वजह से आते थे। मैंने तो आपको ये 3 ममालिक का नाम बताया, इन 3 ममालिक की प्रॉपर्टीज जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। और उनके बेटों ने जिस तरह वो एक कंपनी बनाई, कंपनी में जिस तरह डायरेक्टर रखे, अगर आप उन डायरेक्टर्स की लिस्ट निकाले, मैं इंशाल्लाह कल आपको उसकी लिस्ट भी दूंगा, और आप देखेंगे कि उन लिस्ट के मुताबिक जो डायरेक्टर है वो तो शायद एक CD70 मोटरसाइकिल ना खरीद सके। तो फिर उन कितनी करोड़ों की, अरबों की जायदाद कहां से आ गई? ये एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये नाजायज तरीके से आई और नाजायज तरीके से। एक जो उनका प्लॉट है जिस पर मैं उनके भाई का, जैसे आप बता रहे हैं ना कि पता नहीं चला सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो है जी कोट अब्दुल मालिक के अंदर, लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर, जो नाम है उनके भाई के, वकार हसन के। अच्छा, लेकिन वकार हसन के बारे में भी जो हमें जराए बताते हैं कि उनकी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनकी भी कोई। ये राना सिंह साहब, मतलब बगैर सोर्स ऑफ इनकम के उनकी भाई, उनके भाभी, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के, ये तो बड़ा अहम सवाल है इस पर राना सिंह साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बिल्कुल जी, इनके एक भाई जो है वो आपको बताया ना, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मीडिया हाउसेस भी चलाते रहे हैं और सोशल मीडिया को भी चलाते रहे हैं और पंजाब में भी वो एक अहम जिम्मेदारी पे रहे हैं। मगर ये जो आपने कोट अब्दुल मालिक वाला प्लाट बताया, वो एक प्लाट नहीं है, वो आप देखें कि वहाँ पर एक बड़ी मारूफ सोसाइटी है जो किसी भी तरीके से मंजूर शुदा सोसाइटी नहीं थी। जब वो सोसाइटी सारी बिक गई तो उसके बाद जो प्लाट मिला वो किस तोहफे में मिला, जरा हमें उसको भी देखना चाहिए। और इनके जब सारा कुछ, मैं कह रहा हूं कि आप तो उनके भाई का जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो इनकी कंपनी जो है इनके डायरेक्टर के नाम सामने लिए हैं, तो आपको पता चलेगा CD70 नहीं खरीद सकता जो बंदा, तो उसके नाम इतनी प्रॉपर्टीज किस तरह है उनके, वो कंपनी में इतना बड़ा शेयर होल्डर किस तरह है। ये देखें, ये एक करप्शन का बेताज बादशाह थे और इन्होंने अपनी करप्शन को कानूनी जो है उसको हसीयत देने के लिए, कि कानूनी तरीके से मजबूत करने के लिए इन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया है। किसके नाम किया, ये तो उन्हें यकीन ही नहीं था कि कभी जिंदगी में उनके ऊपर कोई हाथ डाल सकता है, कभी कोई इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और आप ये चीजें सर एक ब्रेक लेते हैं, शहजाद भट्टी साहब आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि हम सर हमने बताया, हम आपको वो बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिवली तहकीकात में बात सामने आई है। केस में क्या होगा, केस के अंदर प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव मामला है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आपको यह बताएंगे कि नैब के रोल के ऊपर इस पर्टिकुलर केस से मुंसलिक जो सवालात उठ रहे हैं, जो तनकीद हो रही है, उसका जवाब क्या बनता है, और नैब क्या वाकई में इस केस को लेकर सही तरह नहीं बढ़ा या बड़े अच्छे तरीके से गया। ये बड़े सवालात अहम हैं जो हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बता रहे हैं कि कितने एसेट बियॉन्ड मीन से केस है फवाद हसन फवाद जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाए। अब ये असासाजात और उनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, इसकी डिटेल्स क्या हैं, वो असासाजात जो उनके डिपेंडेंट्स यानी उनकी अहलिया रुबाब हसन, उनके बेटे सलाल हसन और उनकी बेटी आयशा हसन के नाम पर है, उनके भाई वकार हसन, उनकी भाभी अंजुम हसन के नाम पर है, उनका प्लाजा जो तकरीबन 4.25 अरब रुपए मालियत का है, उनके दीगर प्लॉट्स, उनकी तफसीलात क्या हैं, आज आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। मैं इससे पहले कि मजीद आपको हैरानकुन इंकशाफात करें इस प्रोग्राम में, हम आप एक नैब का किरदार रहा है इस केस में, उस पर जो तनकीद रही है, वो तनकीद सियासतदानों की तरफ से भी रही है, कुछ ऐसे लोग जो कि अक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से भी रही है। तो पहले मुजाहिद कामरान जो कि वीसी थे और जो गिरफ्तार थे और बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज दे चुके हैं इस वक्त, उन्होंने क्या कहा था फवाद के बारे में, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वो जब मिले थे उनसे या जो उन्होंने हवाला दिया था उस मुलाकात का। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जी, फवाद साहब से गुफ्तगू हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप वादा माफ गवाह बन गए, तो उन्होंने कहा अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया होता तो मैं अंदर होता। बात यहां नहीं रुकी, सियासतदान और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से भी यह तनकीद हुई। साबिक जो वजीर कानून है पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ से हामिद नईर साहब के शो के अंदर क्या बात की गई, जो 3rd डिग्री टॉर्चर का जिक्र किया गया, किस तरह उन्होंने बयान की, फवाद पर क्या गुजर रही है, यह भी जरा सुन लें। इस वक्त जो नैब की सूरत हाल है वो एक अकूबत खाना है, और वहाँ पे फवाद हसन फवाद और आहत चीमा से इकबाली बयान लेने के लिए, उनको अप्रूवर बनाने के लिए अगेंस्ट PML गवर्नमेंट जो 3rd डिग्री सलूक हुआ है, वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। लेकिन फवाद हसन अगर वो चीजें बाहर आ जाएं तो खुदा की कसम जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे या छुट्टी चले जाएं या इस्तीफा दे दें। इस हद तक। लेकिन फवाद साहब के बारे में जो कहा जा रहा है वो बन गए, नहीं बने। वो किस बात के बने, कुछ किया हो तो बने ना। किया क्या क्या है उसके आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ हम दिखाएंगे कि क्या क्या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में लिखा है उनके बारे में, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। लेकिन यह भी बताएं कि जो डीजी नैब है लाहौर के, उनकी तरफ से भी एक इंटरव्यू के अंदर हवाला दिया गया कि फवाद ने क्या बोला, किस तरह बात की, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या रोना शुरू कर दिया या जो भी हुआ, वो एक इंटरव्यू में काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो उन्होंने हवाला दिया है, जरा आपकी याद दहानी के लिए वो भी हम देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिठाया। फवाद ने रोना शुरू कर दिया तो उसको हमने कहा कि अब तू रो क्यों रहा है भाई, बात तो कर सीधी तरह।
तो वो बात कर रहा है और बात करते करते रो रहा है और शहबाज साहब को कह रहा है कि सर जो कुछ करता था आपके हुक्म पे तो करता था। तो उन्होंने वैसे कटसी में उठे थपकी मारी इसको और कहा कि हाँ फवाद तो बस ठीक है, मैंने कहा था चुप, तुम चुप करो, रो मत। तो फिर मुझे उन्होंने इशारा किया कि इसको बाहर ले जाओ। शाहिद भट्टी साहब, बड़ी तनकीद हुई है इस केस के ऊपर, आर्टिकल लिखे गए हैं। हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल है मेरे सामने, उन्होंने जिक्र किया इस केस का। अभी आपको एक प्रोग्राम दिखा है, राना सनौला साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। मुजाहिद कामरान साहब ने कुछ कहा। क्या हुआ है आखिरकार जेल के अंदर या नैब की कस्टडी फवाद आपके साथ? आपकी इत्तलात क्या है शाहिद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, मैं एक एक करके लेता हूं बात को। पहली बात तो आपने कहा कि मुजाहिद साहब ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप अप्रूवर बन रहे हैं और उन्होंने कहा नहीं बन रहा। तो वो तो डेफिनेटली आपके सामने है। अप्रूवर बनने की चॉइस एक मुल्जिम के ऊपर होती है। अगर वो अप्रूवर बनना चाहता है, वो खुद सामने आता है कि जी मैं किसी की बात बताऊंगा। अगर वो नहीं बनना चाहता तो ये कभी भी नहीं हुआ नैब के अंदर कि जी किसी को प्रेशराइज किया जाए। दूसरी बात मैं करता हूं कि जी जो कहा जा रहा है कि अकूबत खाना है नैब के अंदर, तो आपके बहुत सारे चैनल्स ने वो अकूबत खाना, ये आपकी अभी भी चल रही है वीडियो, ये दिखा दिया था कि इसको अकूबत खाना कहते हैं आप। शहबाज शरीफ साहब ने खुद पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर कहा कि जी 10 बाई 10 के सेल में मुझे रखा। भाई इधर तो पाकिस्तान में बड़े इज्जतदार लोगों को 10 बाई 10 का कमरा नहीं मिलता रहने के लिए, और 10 बाई 10 का कमरा अगर आपको मिल रहा है अकेले बंदे को, तो और क्या आप चाहते हैं कि जी ड्राइंग रूम हो, कोई 20 बाई 20 का कमरा हो? तो इस तरह तो नहीं होता। जब आपका सेल है, नैब ने पूरा सारी नैब एक बंदे को तो नहीं दे देनी। और अब मैं तीसरी बात करता हूँ, डीजी लाहौर ने जो बात की है कि जी वो रो पड़ा, ये देखिए इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। एविडेंशियल वैल्यू है जो आप दिखा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स की है, जो साबित कर रहे हैं कि वो एसेट बियॉन्ड मींस उनके पास थे। और अगर आप सेक्शन 9, 4, 5, 6 को गौर से पढ़ें तो सेक्शन 9(5) जो कहती है कि जी एसेट बियॉन्ड मींस, तो उसको 14C के साथ जब मिला के पढ़ते हैं तो 14C ये कहता है कि अगर ये अपने मींस साबित नहीं कर सकते तो ये किस चीज के ऑफेंडर हैं? करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। और कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि इन्होंने ये जो भी एसेट बनाए हैं करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस से बनाए हैं, तो डेफिनेटली ये फिर सेक्शन 9(4) के भी मुजरिम हो गए। और ये इसके साथ साथ एक चीज याद रखिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम में पर्टिकुलरली जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग करते हैं, वो कभी भी अपना कोई सबूत नहीं छोड़ते। वो ये तो नहीं छोड़ के जाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि जी उन्होंने फलां सोसाइटी को कैंसिल करने का कोई सबूत दिया होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। ये आजकल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम पे काम कर रही हैं, वो एसेट बियॉन्ड मींस ही से ढूंढती हैं चीजों को। और बहुत सारे मुल्क अभी पाकिस्तान के इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर से इस क्लॉज को अपना रहे हैं कि ये एसेट बियॉन्ड मींस, यानी इलीगल चीजों से जो अपने एसेट बनाए जाते हैं उससे लोगों को पकड़ा जाता है। और इन साहब की ये देखिए कि ये 87 में ये ज्वाइन करते हैं, अभी 30 साल की सर्विस नहीं होती है। राणा साहब से सुना कि आपने जो बेटे के नाम पर भी उनकी जायदादें हैं और वो कंपनियां हैं दुबई, क्या क्या जिक्र कर रहे हैं राणा ज़ीनउद्दीन मालिक का? जी देखिए बिल्कुल बड़ी क्लियर सी बात है। जब हम एसेट बियॉन्ड मींस की तरफ जाते हैं और बेनामी चीजों को भी देखते हैं, जैसे उनके भाई के नाम, उनकी भाभी के नाम, उनकी वाइफ के नाम, तो सिंपली उनको मौका दिया जाता है, उनको भी कन्फ्रंट किया जाता है नैब के अंदर कि आप आके साबित करें कि आपके मींस ऑफ अर्निंग क्या थे। और आपने, अभी आप अरबों की बात कर रहे हैं, कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही है। अरबों का तो सिर्फ प्लॉट ही प्लॉट है, जो कि 1 अरब 3 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि वो प्लॉट ही प्लॉट है जी। तो अगर ये अरबों की बात है जिसमें 25% शेयर की मालिक इनकी वाइफ है, 50% के शायद भाई हैं, 25% इनकी भाभी के पास है जो कंपनी बनाई हुई है FYC इन्होंने, तो बात यह है कि नैब ने डेफिनेटली, अब एक क्या उन्होंने बनाया है रेफरेंस, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे याद है, मैं एक बड़ी और इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट है, मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स रखे थे जो तनकीद नैब पर हुई। ये जो चौथा पॉइंट मैं रखने लगा हूं, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब की तनकीद है, जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे जवाब पूछूंगा, क्योंकि केस बड़े अच्छे बनते हैं लेकिन अदालत में कुछ और हो जाता है जाके प्रोसिक्यूटर्स को। नैब के इमरान खान साहब ने फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन पर क्या जिक्र किया था नैब की कारकर्दगी पर, हम ये सुन लेते हैं। फिर फवाद हसन फवाद के केस पर इसका किस तरह इतलाक हो सकता है भट्टी साहब से पूछेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहा है इमरान खान साहब ने। फोकस तरीके से नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा, उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट
नैब की जो मैं आखिरी देख रहा था 7%, 6.5%, इतनी कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट पे शायद ये फिगर्स पे डाउट हो सकता है, लेकिन ये बात के केस को फैला दिया जाता है। डॉक्टर आसिम का केस 462 अरब तक पहुंचा दिया गया। फवाद का केस में बहुत एसेट बियॉन्ड मींस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, स्प्रिंट सर्विसेज फैला देते हैं भट्टी साहब, और फिर साबित कुछ नहीं हो पाता। ये सवाल, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी तनकीद कर रहे हैं नैब के ऊपर, तो यही तो होने नहीं जा रहा फवाद के केस में भी। देखिए, दो चीजें हैं, हम दो चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि एक पोर्शन है इन्वेस्टिगेशन का और एक पोर्शन है प्रोसिक्यूशन का। अब जब डीजी और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम एक पूरे एफर्ट करके एक काम करती है, तो ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल हैं और नैब के अपने पक्के एम्प्लॉई हैं। अब उसके बाद केस हैंडओवर कर दिया जाता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच को। अब उसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो नैब से पे लेते हैं और एक वो लोग हैं जो केस टू केस हायर कर लिए जाते हैं। अब मैं खुद भी हैरान होता हूं कि जब आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जो नैब ने भी कलेक्ट किए हुए हैं कि उनके ये एसेट हैं और एसेट बियॉन्ड मींस है, तो फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में क्या तैयारी नहीं करके जाता? या डेफिनेटली एक बात तो बड़ी पक्की है कि नैब अफोर्ड नहीं कर सकती इतने ज्यादा पैसे देने किसी प्रोसिक्यूटर को जितने के प्राइवेट सेक्टर में लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये अपने प्रोसिक्यूटर्स को तैयारी करवा दें तो वो जाके बड़ा अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं। केस के फैलने की बात नहीं है, केस जब भी नैब को करती है, पैसों का मसला ही है कि काली भेड़ें भी हैं इस पे बिट्स एंड पीसेस। मतलब ये सिर्फ मसला यही है कि उनके कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या ये मसला कुछ और भी है कि नियत भी नहीं है उनकी, कोई खराब है नियत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी प्रोसिक्यूटर्स की कोई नियत खराब हो सकती है, क्योंकि एक डीजी जो है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी प्रोसिक्यूटर को हायर करे। अच्छा। ये हेडक्वार्टर और चेयरमैन के पास पावर है जहां से ये प्रोसिक्यूटर हायर होते हैं। अब डीजी का तो कोई काम नहीं है, डीजी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी के साथ उसने काम लेना है, उसी प्रोसिक्यूटर को उसके अदालत के अंदर भेजना है। मैं समझता हूं कि या तो प्रोसिक्यूटर तैयारी नहीं कर रहे, या उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या नए प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं बार बार कंटिन्यूसली। लेकिन ये डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर बड़ी ज्यादती है जो बड़ी मेहनत करके ये सारी चीजें प्रिक्योर कर रहा है, जो एविडेंस आप भी चला रहे हैं टीवी अपने चैनल के ऊपर और अभी अदालत में भी पेश कर दी गई होंगी और डेफिनेटली रेफरेंस के अंदर भी लगी होंगी। जब एसेट बियॉन्ड मींस प्रूव हो रहे हैं तो केस में बाकी कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। सही। तो अच्छा सर, ये मुझे बता दें, मैं इससे पहले फिर राणा साहब की तरफ जाके उनके एसेट्स पे और हम बात करेंगे, लेकिन ये जो इनको विटनेस बनाने का मामला है, क्योंकि खुद अक्यूज थे, इस पर भी बड़ी अदालत में हुई, मामला जेर समाअत है, लेकिन जब ये प्रोसिक्यूटर्स की गलती ही है ये सब जो केस में हो रहा है इस पर, अभी तक जो सामने आपने देखा है समाअत को, ये क्या आपको लगता है, या आपको लगता है कि मेलिफाइड इंटेंशन है, क्या है ये मामला भट्टी साहब? मैं वही, देखिए सफान, बात वही है कि जी जब बात ये हो रही है कि किसी ने विटनेस तो बनना ही पड़ेगा, किसी शख्स को कोई इनके खिलाफ बोलेगा कि जी मैंने वहां जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था फवाद हसन फवाद के कहने पे किया था, ये फवाद हसन फवाद साहब खुद बोलेंगे कि जनाब मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे किया था, क्योंकि किसी ने लिख के तो नहीं रखना डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ना ही किसी ने साइन करके देना है ऐसे केस में कि जनाब ये क्यों कैंसिल हुआ था और किसकी वजह से, कोई ऐसा नहीं होता। इसमें काफी चीजों की कड़ियां मिला के इन्वेस्टिगेटर इस जगह तक पहुंचता है कि जी ये जो भी काम किसी को फायदा पहुंचाया गया है उसका कोई मंजरिया होगा, उसके कहीं पैसे आए होंगे, कोई ना कोई किकबैक आई होगी उसकी। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। मैं इस ब्रेक से आते हैं तो राणा अजीम साहब भी हैं, लेकिन आपको ये बताएंगे कि जो कैरियर स्टार्ट होता है इनका 14 नवंबर 1987 को फवाद हसन फवाद अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस का। 14 नवंबर 1987 से लेकर साल 2018 तक उन्होंने लेजिटिमेट कितना पैसा कमाया, लेजिटिमेट कितना पैसा कमाया और कितनी जायदादें बनाई, ये पैसा कितना कमाया ऑफिशियल सोर्सेज से और जायदादें उसके बरस कितनी बनाई, ये हम करेंगे बेनकाब, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको फवाद हसन फवाद एक्स सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर यानी एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो थे, उनके बारे में नैब की तहकीकात में क्या ताज़ा पेशरफ्त है ये आपके सामने रख रहे हैं। वो रेफरेंस जिसका हम सबको इंतजार है जी कि एसेट बियॉन्ड मींस केस में जो पेश होने जा रहा है फवाद हसन फवाद साहब के खिलाफ,
उसका चंद जो उसके रेफरेंसेस, चंद उस रेफरेंस के, यानी उसमें से चंद चीजें हम सीधा सीधा आपको आज एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस रेफरेंस के अंदर सब में अहम बात जो हमारे नजदीक इस वक्त है वो ये है कि नैब ने ये कैलकुलेट किया है कि फवाद हसन फवाद ने 1987 नवंबर 1987 जब अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ सिविल सर्विस में, उन्होंने ज्वाइन की जब सिविल सर्विस, उस वक्त से लेकर साल 2018 तक फवाद हसन फवाद की इनकम कितनी रही। तो हैरानकुन तौर पर आपको अंदाजा होगा नैब ने जो कैलकुलेट किया दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 25 मिलियन रुपीस, यानी 2.5 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कि फवाद हसन फवाद ने 1987 से लेकर 2018 तक कमाया 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन फवाद हसन फवाद ने इस 2.5 करोड़ रुपए से जायदादें कितनी बनाई, ये और इंटरेस्टिंग है। यानी उनकी जो नॉन आमदनी है वो 2.5 करोड़ रुपए रही 1987 से 2018 तक, लेकिन उन्होंने जो उस आमदनी से रकम बनाई वो कितनी बनाई, जो जायदादें बनाई वो कितनी बनाई। एक उन्होंने 5 कनाल का प्लॉट लिया रावलपिंडी के अंदर हैदर रोड के ऊपर, एक उन्होंने तकरीबन 8 कनाल का प्लॉट लिया कश्मीर रोड रावलपिंडी के ऊपर। इस प्लॉट की मालियत 68 करोड़ रुपए, उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 1175 मिलियन रुपीस। इन्होंने 68 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लिया, इनकी कुल आमदनी 2.5 करोड़ रुपए है जिसकी पिछले 15-20 साल की सर्विस की। उसके बाद उस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया जिसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 384 करोड़ रुपए है। और इसी तरह से 384 करोड़ रुपए के बाद इसमें सिर्फ उन्होंने जो 1086 मिलियन है जिसके बारे में उन्होंने कहा जी उसके जवाब नहीं दे सके वो कहां से आया। लेकिन सवाल यह जी कि 2.5 करोड़ रुपए आमदनी के साथ, ऑफिशियल इनकम के साथ उन्होंने 384 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करी, उन्होंने एक प्लॉट लिया 68 करोड़ रुपए का। ये सारी आप हैरान कुछ चीजें सुन रहे हैं इस वक्त, हम भी खुद भी हैरान हो रहे हैं इस वक्त। ये जो साथ में आप जो रेफरेंस देख रहे हैं, इस रेफरेंस के मुताबिक यानी कोई भी सिविल सर्विस, अगर राना अजीम साहब मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि 2.5 करोड़ रुपए नॉन सोर्सेज आमदनी के साथ कोई अरबों रुपए के प्लॉट्स, करोड़ों रुपए के प्लॉट्स बना रहा था, कैसे हो रहा था ये सब कुछ राना अजीम साहब? पहली बात तो यह है कि एक सरकारी मुलाजम जिसकी टोटल इनकम सरकार की तरफ से दी गई तनख्वाह है और उसने उस तनख्वाह पे ही गुजारा करना है, उस अलाउंस में ही गुजारा करना है। सबसे पहले तो उससे यह पूछा जाना चाहिए था कि उसने अगर ये प्रॉपर्टी बनाई है, जो प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है अरबों रुपए की, ये प्रॉपर्टी उसने कौन सी रकम से बनाई, और जब ये कारोबार वो कर रहा था तो अपने ओहदे का इस्तेमाल किस तरह कर रहा था, उससे क्या फायदे उठा रहा था। देखिए, एक मेरी तो समझ से बाहर है, मुझे नहीं लगता कि फवाद हसन फवाद ने कई सालों से अपनी सैलरी भी बैंक से निकलवाई होगी। देखिए, सैलरी इनका इशू था ही नहीं, सैलरी पे इनका गुजारा था ही नहीं, ना इन्होंने कभी सैलरी पे गुजारा किया है। ये तो बहुत आपने क्लियर सी डॉक्यूमेंट सामने रख दिए हैं कि ये प्लॉट कहां से आए, ये प्लॉट कहां से आया, ये बैंक अकाउंट कहां से आया, ये बिल्डिंग कहां से बनी, ये चीज कहां से खरीदी, उसके बेटे के अखराजात कहां से हुए, उसकी बेगम के अखराजात कहां से होते थे, उनके पास जो गाड़ियां हैं अभी आप उसकी लिस्ट सामने लेकर नहीं आए, वो कहां से आई। ये सारा कुछ जो है ये कोई कारोबार ऐसा नहीं था कि ना उनके कोई बॉन्ड निकलते थे, ये एक रिश्वत और करप्शन का माल था कि वो जिस सीट पे बैठे थे कुछ खुद कमाते थे, कुछ अपने जो आका हैं उनको देते थे, और कुछ रकूम जो है वो उन जगहों पे भी बचाते थे जो इनको बचाने के लिए हमेशा मुतहर्रक रहे हैं। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहती इन डॉक्यूमेंट्स के बाद। और मैं भी भट्टी साहब की ये बात सुन रहा था, तो भट्टी साहब अगर तो नैब के एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला इतनी मेहनत करके ये डॉक्यूमेंट्स लाता है, और अगर ये अब तक की टीम जो है ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट सामने ले आती है, साफ क्लियर रीजन जो है करप्शन की, तो फिर प्रोसिक्यूशन में जाने वाला जो वकील है अगर वो इतना ही कमजोर है तो इसका मतलब है चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, यानी फिर जानबूझकर उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सहूलत दे रहे हैं मुलजम को कि भाई तुम्हारे मुकाबले में डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद एक ऐसा प्रोसिक्यूशन के लिए वकील खड़ा करेंगे जो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकेगा। क्या इन कागजात को वहां सबमिट करना, इन कागजात को अदालत के सामने पेश करना, इन कागजात को सामने लाकर ये कहना कि जनाब ये जायदाद इनके नाम है, इन्होंने खरीद दिया, इसमें तो एक वो वकील भी पेश हो सकता है चाहे उसका बहुत बड़ा नाम ना हो, बड़ा कद ना हो, मगर जब वो वकील ये सारे कुछ होने के बावजूद भी ना प्यार करे तो फिर ये शक पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इसमें मिली भगत जरूर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी जरूर है। और मैं समझ बिल्कुल सादा और राणा साहब ये तो चले वो है जो हम दिखा रहे हैं कि जो उन्होंने रावलपिंडी में 2 प्लॉट लिए हैं, एक पे कंस्ट्रक्शन की 384 करोड़ रुपए की 2.5 करोड़ आमदनी के साथ,
2.5 करोड़ आमदनी है पिछले 20-30 साल की, उससे 384 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करती है उनकी फैमिली कंपनी, और इसी तरह से 2.5 करोड़ आमदनी से एक प्लॉट लेते हैं 68 करोड़ रुपए का। वो एसेट्स जो उनके बच्चों के नाम है, जो उन्होंने बेटे के नाम सलाल हसन का जो है, जो उनके बजाहिर उनके जो वो क्या कहते हैं डिपेंडेंट है, वो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी वो कैसे हो रही है? राणा साहब, उस पर क्या डेवलपमेंट्स है? देखें जी, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें इसके आपके डॉक्यूमेंट्स और उनकी चीजों के सामने आने के बाद क्या बात रह जाती है, उस पर क्या कहा जा सकता है? तो ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने तो कहा कुछ चीजें तो हैं जो फवाद हसन फवाद के नाम थी, आपने सामने ले आई, कुछ चीजें जो उनकी बेगम के नाम थे सामने ले आई। मैंने तो आपको उनके बेटे की कंपनी का जिक्र किया है, मैंने तो उनके रिश्तेदारों की बाकी मामलात का जिक्र किया है। लाहौर में आपने खुद बता दिया उनके भाई का एक प्लाट है, वो प्लाट कहां से आया, किसने दिया, ये बहुत एक लंबी तवील इनके पास एक लिस्ट है, बहुत कुछ है इनके पास। और ये सब कुछ जो है देखे, इनको कोई फरिश्ते दे के नहीं जाते थे, बल्कि इनको हिस्सा मिलता था उस करप्शन का, जो ये करप्शन अपने लिए और अपने आकाओं के लिए करते थे। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि अगर इस केस को इन्वेस्टिगेशन ठीक की जाए, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए, बेहतरीन प्रोसिक्यूशन की जाए, तो इन लोगों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में यह बिल्कुल दावे से कह के जाऊं, मेरे जराये के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसे दलाइल आगे अगले दिनों में सामने आ रहे हैं कि इस केस का एक